सबसे बड़ी बात, हमारा मन है वो पढ़ने में नहीं लग रहा, हमें और चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है। और भाई कितना अपने आप से झूठ बोलना है और अपने आप को कितना बेवकूफ बनाओगे कि भाई आज से नहीं, मैं कल से पक्का 7 की जगह पर अब से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। फिर से वही सारे दिन भर फोन चलाना, रात को रिग्रेट करना, फिर से कल का प्लान बनाना कि भाई कल से पक्का स्टार्ट। कब तक इसी तरीके से अपने आप को बेवकूफ बनाओगे? देखो पूरा साल निकल चुका है पर बनना। अगर तुम्हें सच में वो टारगेट लाना है जो कि तुमने तुम्हारे दिमाग में सोच रखा है, तो ये 30 दिन का चैलेंज तुम्हें वो टारगेट अचीव करने में 100% हेल्प करेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा कि क्या भैया मुझसे ये चैलेंज होगा? तो मैं आपको बोलता हूं कि ये चैलेंज तुम कर सकते हो। और अभी अभी कमेंट डाउन करो कि यस आई कैन डू इट, क्योंकि जब तुम ये लिखोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक आग आएगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता यार। जब वो टॉपर एक स्टूडेंट कर सकता है, वो भी तो मेरे जैसा इंसान है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई एलियन हो, दूसरे ग्रह से आया हो, ऐसा नहीं है ना, वो भी तो इंसान है, वो भी तो कर रहा है। तो उसी तरीके से मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे भी मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। 30 डेज का चैलेंज है, ये तुम्हारे रिजल्ट को पूरे तरीके से पलट के रख देगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम कम है, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही ज्यादा है, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि टाइम का एक लॉ है जो कि पार्किंसंस लॉ है, हमें ये कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान को कोई भी काम करने के लिए जितना ज्यादा टाइम दोगे, वो उतना ही ज्यादा उसे वेस्ट करेगा। अब जिस तरीके से क्लास 10th का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आसानी से 30 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। और हमें यहाँ पर 12 महीने का टाइम मिलता है, उसमें से हम लोग पूरे 10 से 11 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है हमारा बचा हुआ टाइम, हमें इसे मैनेज करना होगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने ये जो आगे आने वाले 30-35 दिन इनको सही ढंग से मैनेज कर लिया, तो आपको बोर्ड्स के अंदर 95-96% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए ना ये नहीं जानना होता कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, आप लोगों को ये बुक से पढ़ना है, वो बुक से पढ़ना है, ये बातें सभी को पता है। ये बात देखो, क्या सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का एनसीईआरटी से आएगा? सभी स्टूडेंट्स के पास में एनसीईआरटी है, सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल भी गए हैं, उन्होंने नोट्स बनाए, सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ और सिर्फ 0.1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके बोर्ड्स के अंदर 95 अबव आते हैं? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास में सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक अलग है। आप सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आप सच में टाइम टेबल भी फॉलो करते हो, लेकिन आप वो जो लोग कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर रहे। बस एक इसको कर लो, इसके बाद मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आप है ना उन टॉपर के कैटेगरी में आने लग जाओगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। डिस्ट्रैक्शन करते हैं कि क्या है बेस्ट स्ट्रेटेजी रिवीजन की, जिससे कि हम लोग जो भी पढ़े वो हमारे दिमाग के अंदर छप जाए और हम उसे कभी भी ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हमें रिवीजन कितनी बार करना चाहिए? तो आपको एटलीस्ट कम से कम है ना 3 बार रिवीजन करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि जो 3 बार जब आप रिवीजन करोगे, ये एक जैसा रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डीपली रटने वाले होते हैं, जिसको अंदर कि आपको सिर्फ और सिर्फ रटना होता है। जैसे कि अब हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ उसे रटना है, तो उसका 1-2 बार रिवीजन से कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम के पास में आकर के देखोगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको 3 से 4 बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा। और जब एग्जाम पास में होगा तो आपको उसे हर दिन रिवाइज करना होगा, जिससे कि आप उसे याद रख पाए। आपको उसके डायग्राम को बार बार रिवाइज करना होगा, आपको उसकी थ्योरी को बार बार रिवाइज करना होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे रटने वाले सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सभी में हमें क्या करना है, रटने वाले, तो हमें इनको 3 से ज्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तीनों बार जब आप रिवाइज करोगे तो इनके अंदर आपको इक्वल टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। और आपको यही सेम काम करना है फॉर्मूलाज के लिए। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको भी आपको बार बार रिवाइज करना होगा। शॉर्ट नोट्स बना करके आपको उनके रखने होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके इक्वेशन को बार बार रिवाइज करना होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हम लोग उसे भूल जाते हैं। तो एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले हमें इन्हें बार बार रिवाइज करना होगा, जिससे कि हम इसे एग्जाम में ना भूल पाए। और कम से कम 3 बार तो आपको हर एक चैप्टर का यहां पर रिवीजन करना ही करना है। सेकंड काम है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। पूरा जो खेल है ना, वो ये टाइम का ही है।
आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। ये सिलेबस आप आराम से 30 दिनों के अंदर कवर कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि आपको इसके लिए डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर जो है उसको आप आसानी से 3-3.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। आप है ना हर एक चैप्टर की एक डेडलाइन सेट कर लो कि है ना ये चैप्टर मुझे इतनी देर के अंदर खत्म करना है। अगर डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि कंटिन्यू से पढ़ते रहोगे। जब भी पढ़ने बैठो टाइमर लगा दो कि भाई 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसके अंदर वो कंप्लीट होगा ही होगा। एंड फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि भैया हमें पढ़ना कैसे है, कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें। अब सिलेबस इतना बड़ा लग रहा है, अब करें तो क्या करें। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में टाइम कम है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा है। मैंने सभी की इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी हैं, तो वहां पर जाकर के देखो कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले उन चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है ताकि आपको ये लगे कि भाई सिलेबस मेरा मोस्ट ऑफ द खत्म हो चुका है, देन फिर इसके बाद में मैं ये कर सकता हूं। और उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को छोड़ रहे हो कि मैं बाद में उसे कर लूंगा, आईटी को छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको टाइम दो, 30 मिनट दो या फिर 20 मिनट दो, लेकिन उनको हर दिन टाइम दो। क्योंकि अगर आप उनको एकदम से छोड़ दोगे तो जब एग्जाम का दिन होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये सब्जेक्ट है कहां से ये आया है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना। ज्यादा नहीं दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं भाई 20 मिनट तो दे सकते हो ना हिंदी को या आईटी को, अपने इन एडिशनल सब्जेक्ट को दे सकते हो, तो इनको दो। और बाकी का जो टाइम है वो आप अपने सभी मेन सब्जेक्ट को दो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया हमें पढ़ना क्या है। अब हमारे पास में रेफरेंस बुक बहुत सारी हैं, तो हम क्या पढ़ें। सबसे पहले तो आप ना अपने नोट्स पढ़ो, जो कि आपने फर्स्ट टाइम पर जब क्लास में पढ़े होंगे या फिर किसी से भी पढ़े होंगे, उन नोट्स को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो। रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, इतनी सारी रेफरेंस है, कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, और उसी को ही हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, भाई प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज से अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या। पीवाईक्यूज खजाना है जिसके अंदर कि आपका रियल पेपर छुपा है। बस ये 3 काम करने इतनी। अब हम बात करते कि हमारा रिवीजन किस तरीके का होना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो देखो जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। जो आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिवीजन होना चाहिए। अब जैसे कि आप जब स्टडी कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम के ऊपर उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको उसमें सब कुछ पढ़ना है। फिर वो चाहे से आपके नोट्स हो, आपकी एनसीईआरटी हो, क्वेश्चंस हो, आपको ये सब चीजें उसमें स्टडी करनी होंगी। और एक बात याद रखना, अब आप बोलो कि भैया इतना सब करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ऑलरेडी उससे एक बार पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा और आप ना उसे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, हमें आ जाता है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। तो ये क्या होता है, जब हम उसे रिवाइज करते हैं, और फर्स्ट टाइम रिवाइज जब करोगे तो वो एकदम से डीप होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और उसी के साथ में एक छोटा सा काम और कर लेना, जो कि आपको आगे की रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एक पेपर साथ में रख लेना जिसके अंदर कि आपको ना जैसे कि लगे कि मैं ये चीज भूल सकता हूं, उसको वहां पर लिख लेना। और यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ भी अलग नहीं होता, आपको एक पेज के अंदर वो चीजें लिख लेनी है जो कि आप भूल रहे हो। और ये बात याद रखना कि अगर कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस टाइम के ऊपर उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि उस टाइम पर हमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगता है कि हम ये भी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक पेज के ऊपर ये सब चीजें साथ में लिखती चलनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब आप रिवाइज करो फर्स्ट टाइम भी, तो भी उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ना हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर रिवाइज नहीं करना, आपको उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करना है जिनका की ज्यादा वेटेज हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे हो, तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है, उसकी एनसीईआरटी को भी पढ़ना है, आपको उसके नोट्स को भी पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर एक चैप्टर के लिए नहीं करना है। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जिनसे कि कम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड है। तो आपको अपने टाइम को कैटेगराइज करना होगा, उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा देना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एक बात और आती है कि भैया हमें पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए, कि हमें पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक करें या फिर हम लोग वीक टॉपिक करें। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको स्टार्टिंग के तरह कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हमारा नेचर क्या होता है कि हमें ना कोई भी चीज करे तो हमें उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक से अपने, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं।
तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करो तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आगे रख करके उसकी स्टार्टिंग कीजिए। और वीक टॉपिक के अंदर थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। एंड फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया हमें रिवीजन में टाइम कितना देना है, तो ये बात ध्यान रखो कि आपको रिवीजन के लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देने हैं फर्स्ट टाइम जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज करो। उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स को भी रिवाइज करना है, आपको एनसीईआरटी को भी देखना है, और आपको इस टाइम पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। और ऐसे फर्जी क्वेश्चन सॉल्व मत करना कि फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया, नहीं, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि आपसे फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको लगा था कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में करना है, जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जब आप इसका सेकंड रिवीजन करो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, जो कि हमने फर्स्ट टाइम के ऊपर बनाया था ना कि ये चीजें मैं भूल सकता हूं, तो वो आप रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस में इस बार आप क्या करना, PYQs लगाना, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना। जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको जानता हूं कि आप मेहनत कर रहे हो, तो बस इसी तरीके से आपको मेहनत करते जाना है। और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिखेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनकी सोच छोटी हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स के अंदर भी अगर आप अपने फ्रेंड्स को जाकर के कहो कि भाई आज है ना मैं फुल मोटिवेटेड हूं और मेरे को है ना इस साल है ना 95% अचीव करना है, और अगर आपके दोस्त आपको ये कह रहे हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा या फिर ये तेरे से नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि इनकी सोच छोटी और ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। अपने उस ड्रीम को बार बार विजुअलाइज करो कि यार कुछ भी हो मैं तो मेरा 100% दूंगा, और मेरे ही 95-96% आने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं तुम्हें ना, इस साल डेफिनेटली 2024 के अंदर 1 जनवरी को अगर के यहाँ पर लिखोगे कि हाँ भैया हमने आपकी ये टेक्निक्स मानी, हमने ना पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब बस हमारा रिवीजन बाकी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप है, तो आप लोगों को उस अपने ड्रीम के लिए पढ़ना है। यार सोचो एक बार, जब फर्स्ट टाइम के ऊपर क्लास 10th में एंटर किए थे तो तुम्हारे मन में भी था ना कि यार मेरी मार्कशीट के अंदर भी ना 98% लिखा हुआ आएगा, चाहे से अभी तक कुछ भी हुआ। पास्ट के अंदर मैं बहुत सारे बच्चे से बोलते कि भैया मेरे मिड टर्म के अंदर कम थे, मेरे हाफ ईयरली के अंदर कम थे। भाई इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट था जो कि निकल गया, लेकिन अभी आने वाला जो फ्यूचर है वो आज आपके हाथ में है, आज आप उसे आसानी से कर सकते हो। तो ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं, टाइम बहुत है, बस इसको सही ढंग से आप लोगों को यूज करना है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेक श्योर कि इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर कर देना और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।